आजकल कन्हैया कुमार सुर्खियों में है। कन्हैया कुमार को लेकर उनको जेल ले जाया गया है। इसके बारे में रोज खबरें आ रही हैं। उसको लेकर विवाद हो रहा है। कन्हैया ने जो नारे लगाए उसको लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार आखिर हैं कौन, इसकी एक बार फिर पूरी खबर में हम पड़ताल करते हैं। कन्हैया कुमार दिल्ली की फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 2 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है कन्हैया कुमार को। लेकिन कन्हैया कुमार की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? कन्हैया कुमार पर इल्जाम है, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने देश के लिए जो नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, वो खतरा है देश के लिए। इस कथित देशद्रोही की पृष्ठभूमि जानने के लिए आपका चैनल एबीपी न्यूज कन्हैया के गांव बीहट पहुंचा है और पूरी खबर में आज हम यही बात करने वाले हैं, कन्हैया का मिनी मॉस्को। जी हां, कन्हैया का मिनी मॉस्को कहां है? संवाददाता प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज के कन्हैया और उनकी 3 पीढ़ियों के बारे में गहराई से पड़ताल करने के लिए कन्हैया के गांव पहुंचे और उन्होंने पाया कि दरअसल कन्हैया एक खानदानी कम्युनिस्ट है। दिलचस्प बात यह है कि कन्हैया के शहर बेगूसराय को लेनिनग्राद और उनके गांव बीहट को मिनी मॉस्को के नाम से जाना जाता है। पूरी खबर में आज हम आपको दिखा रहे हैं कन्हैया के इस मिनी मॉस्को का पूरा सच। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के समर्थन में आज जेएनयू के छात्रों ने जंतर मंतर तक मार्च निकाला। कन्हैया कुमार की जेल से रिहाई के लिए ये एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन जेएनयू के अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए कन्हैया कुमार ने भी एक लंबा संघर्ष किया है। मैं कहूँगा जय भारत के माताओं की जय, पिताओं की जय, माताओं बहनों की जय। कन्हैया एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार के एक छोटे से गांव से उठकर राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस तक पहुंचे हैं। महिलाओं के हक की जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं। हम बर्बाद करना चाहते हैं शोषण की संस्कृति को, जातिवाद की संस्कृति को, मनुवाद और ब्राह्मणवाद की संस्कृति। राजधानी दिल्ली के इस जेएनयू कैंपस से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं कन्हैया कुमार। बेगूसराय के इसी मसलनपुर बीहट गांव में कन्हैया कुमार ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। गांव के इसी स्कूल में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। कन्हैया के बचपन की इन तस्वीरों से ही साफ है कि वो शुरू से ही एक मेहनती और प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। कन्हैया बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ने लिखने में तेज था। जितने भी देश के हमारे भक्त थे, आजाद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, इन सबों में उसको बहुत प्रेम रहता था। भाषण भी बहुत अच्छा देता था, पढ़ने में तेज था, लड़ाई किसी से नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा आपस में किसी से नहीं करता था और हमेशा उसको देश के लिए कुछ प्रेम था। बीहट गांव में ये कन्हैया का छोटा सा मकान है। इस घर में कन्हैया के पिता अपने 2 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस घर को देखकर कन्हैया के परिवार के आर्थिक हालात का अंदाजा भी आप खुद ही आसानी से लगा सकते हैं। कन्हैया की मां मीणा देवी आंगनवाड़ी सेविका हैं, जिन्हें हर महीने 3000 रुपए तनख्वाह मिलती है। कन्हैया का बड़ा भाई मणिकांत असम के बोगोई गांव में एक कारखाने में 6000 रुपए महीने की कमाई करता है। कन्हैया के पिता जयशंकर सिंह भी गिट्टी बालू ढोने की मजदूरी करते थे और कभी कभी जीप की ड्राइवरी भी। लेकिन जयशंकर सिंह को साल 2009 में लकवा मार गया था और तभी से वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते हैं। भूमिहीन मजदूर जयशंकर सिंह ने गरीबी की वजह से हायर सेकेंडरी से आगे की पढ़ाई नहीं की। इसीलिए माँ बाप का सपना है कि बेटा पढ़ लिख जाए तो उनके भी दिन फिरे। उसका झुकाव था लेक्चरर प्रोफेसर बनने का। वो ऐसा अपना व्यक्त हम लोगों के सामने कर चुका था। यूपीएससी की तरफ नहीं था झुका उसका था जो हम लेक्चरर या प्रोफेसर बढ़िया कॉलेज में कहीं बने। बेटे से ही माँ का नाम हो, इससे बड़ा और क्या होगा। मैं तो उससे कोई दुखी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स में जब चुन लिया ये रास्ता तो कठिन तो होगा ही। आज बीहट गांव के ईंट मिट्टी के इस खपरेल वाले मकान को दुनिया गौर से देख रही है। इस मकान को
कन्हैया के दादा मंगल सिंह ने 6 दशक पहले बनवाया था। मंगल सिंह बीहट के पास इसी बरौनी खाद कारखाना में फोरमैन थे, जो अब बंद पड़ी है। लेकिन यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस घर की तरह कन्हैया को वामपंथी विचारधारा भी अपने दादा कॉमरेड मंगल सिंह से विरासत में ही मिली है। दरअसल मंगल सिंह वामपंथी विचारधारा को मानते थे और इस इलाके में वामपंथ की नींव रखने वाले कॉमरेड चंद्रशेखर के बचपन के दोस्त थे। यही वजह है कि मंगल सिंह के बाद उनके बेटे जयशंकर सिंह भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने और अभी भी वो पार्टी के कार्ड होल्डर हैं। कन्हैया की मां मीणा देवी भी पार्टी की एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि कन्हैया को वामपंथी विचारधारा विरासत में मिली और वो एक खानदानी कम्युनिस्ट हैं, जो बिहार के उस बेगूसराय जिले से ताल्लुक रखते हैं जिसे वामपंथी विचारधारा के वर्चस्व और वामपंथियों का गढ़ होने की वजह से लेनिनग्राद कहा जाता है। यही नहीं, कन्हैया के गांव बीहट को मिनी मॉस्को भी कहा जाता है, क्योंकि कन्हैया का घर उन कॉमरेड चंद्रशेखर के घर के बेहद करीब है, जिन्होंने बिहार के बेगूसराय जिले को वामपंथियों का गढ़ बना दिया था। कन्हैया का शहर बेगूसराय कैसे बना लेनिनग्राद और उनके गांव को क्यों कहा गया मिनी मॉस्को, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि क्या है लेनिनग्राद और मॉस्को का इतिहास और भूगोल। नोवन नदी के किनारे बसा ये है रूस का मशहूर शहर सेंट पीटर्सबर्ग। इसकी स्थापना साल 1703 में हुई थी और ये शहर रूसी साम्राज्य की पूर्व राजधानी भी रहा है। दरअसल रूसी साम्राज्य के बादशाह जार पीटर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन रूस में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जब 1918 में जार साम्राज्य का खात्मा हुआ और सोवियत संघ बनने के बाद यहाँ की सत्ता कम्युनिस्ट शासकों के हाथों में आई, तो साल 1924 में इस शहर का नाम कम्युनिस्ट नेता लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद रख दिया गया था। यही नहीं, कम्युनिस्ट शासकों ने रूस की राजधानी लेनिनग्राद से हटाकर मॉस्को कर दी थी। लेकिन जब साल 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो एक बार फिर इस शहर का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। चूंकि रूस वामपंथी विचारधारा के प्रभाव और वर्चस्व का दुनिया में प्रतीक रहा है, यही वजह है कि बिहार के बेगूसराय जिले को भी वामपंथियों का गढ़ होने की वजह से लेनिनग्राद कहा जाता है और बेगूसराय के बीहट गांव को मिनी मॉस्को। बेगूसराय को बिहार की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। बेगूसराय में इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी और बिहार सरकार का बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। हालांकि बरौनी का खाद कारखाना कई सालों से बंद पड़ा है, जिसे चालू करना पिछले कई चुनावों में यहाँ अहम मुद्दा रहा है। बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। बेगूसराय, मटिहानी, देघड़ा, बछवाड़ा, बलिया, शेरिया, बरियारपुर और बखरी है। बेगूसराय में भूमिहार 35%, मुस्लिम 20% और ओबीसी और एससी 30% और पंडित राजपूत 16% हैं। ये जिला एक जमाने में वामपंथियों के गढ़ के तौर पर मशहूर रहा है। यहाँ की सभी विधानसभा और लोकसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन बदले चुनावी समीकरणों के बीच वामपंथियों का ये गढ़ अब ढह सा गया है। 1964 में पार्टी का डिवीजन होने के बाद संगठन कमजोर। दिनों में 1968 में नक्सलाइट ग्रुप अलग हो गया। उसके बाद बहुत सारे टुकड़े हुए। लोग कम्युनिस्ट पार्टी का ही आधार इस जिला में या पूरे पैमाने बिहार में था और इसी से निकल करके सीपीएम हो, माले हो या और भी तरह की जो पार्टियां हैं वो हुआ। बेगूसराय की बीहट नगर परिषद की आबादी करीब 70,000 है। जब बेगूसराय जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लाल झंडा लहराता था तो बेगूसराय को राष्ट्रीय मीडिया ने लेनिनग्राद और बीहट को मिनी मॉस्को की संज्ञा दी थी। बताया जाता है कि बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी की सफाई के लिए बेगूसराय के ही एक तस्कर को राजनीतिक संरक्षण देकर विरोधी दलों ने कम्युनिस्टों पर हमले शुरू करवाए थे और इन हमलों का जवाब देने के लिए कम्युनिस्टों ने भी यहाँ हथियारबंद संघर्ष किया था। मैं समझता हूँ देश में यदि कोई भी भारत विरोधी नारे लगाता है अथवा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता।
और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होगी। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया को देश के लिए खतरा मान रहे हैं। अंदर गरीबी जो अपने रोटी की बात करता है। कथित देशद्रोही कन्हैया का इतिहास और भूगोल जानने के लिए एबीपी न्यूज भी बिहार के बेगूसराय जिले में पहुंचा, जिसे कुछ दिनों पहले तक लेनिनग्राद और उसके एक गांव बीहट को मिनी मॉस्को कहा जाता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव वामपंथी विचारधारा का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके में यूं तो बहुत सारे वामपंथी नेता और कार्यकर्ता निकले हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और पहला नाम कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह का है, जिन्होंने बेगूसराय के पूरे इलाके में न सिर्फ वामपंथी विचारधारा का प्रसार प्रचार किया, बल्कि यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बेहद मजबूत संगठन भी खड़ा कर दिया था। कॉमरेड चंद्रशेखर ने बीहट गांव में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव मजबूत की, लेकिन हम खड़े हैं उनके घर में, जहां से उन्होंने एक शुरुआत की थी, एक विचारधारा की। ये वो घर है जिस घर में वो चंद्रशेखर रहा करते थे, लेकिन आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोई इसे देखने वाला नहीं है। एक मेवालाल पासवान है जो इस घर को देखते हैं और उनके परिवार के लोग अब पटना में बस गए हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कैबिनेट के सबसे विश्वस्त कैबिनेट मंत्री रामचरित सिंह के बेटे चंद्रशेखर सिंह ने अपने पिता से बगावत कर कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा उठाया था। यही वजह है कि चंद्रशेखर को बिहार का लाल सितारा भी कहा गया। दरअसल चंद्रशेखर सिंह जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी रुस्तम साटन नाम के वामपंथी और मार्क्सवादी कार्यकर्ता के संपर्क में आए और फिर इसके बाद वो वामपंथी विचारधारा के ही होकर रह गए। 1940 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चंद्रशेखर ने बेगूसराय इलाके में किसानों और छात्रों के मुद्दे उठाए और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया था। चंद्रशेखर बाद में 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री भी बने। खास बात यह है, कन्हैया के दादा मंगल सिंह भी चंद्रशेखर के साथ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कॉमरेड चंद्रशेखर न सिर्फ एक मंत्री के रूप में थे और उनका छात्रों के बीच भी काफी दबदबा था। केवी सहाय के खिलाफ आंदोलन के समय उस समय छात्रों का नेतृत्व उन्होंने किया। न सिर्फ उन्होंने छात्रों का नेतृत्व किया, बल्कि पूरे बेगूसराय जिले के चप्पे चप्पे पर कम्युनिस्ट पार्टी की सैकड़ों शाखाओं की उन्होंने शाखाओं की स्थापना की, ब्रांचेज की स्थापना की और जिला नेतृत्व को संग मजबूती प्रदान किया और पूरे क्षेत्र में संघर्ष करके उसको इस रूप में लाया कि तमाम लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हो गए और लोग इसको मिनी मॉस्को के नाम से जानने लगे। लोग कहने लगे कि वहाँ कम्युनिस्ट समर्थक अधिक है। पूरे इलाके के लोग कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए और कॉमरेड चंद्रशेखर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ की शक्ति छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस गुस्से को कैश करने में एक हद तक सफल हुआ और हम समझते हैं कि उस समय से ही कम्युनिस्ट पार्टी का फैलाव इस जिले में बड़े पैमाने पर हुआ। ये एक मूल कारण है जिसको कॉमरेड चंद्रशेखर आगे चलकर 1962 में इस विधानसभा का नेता हुए, विधायक चुने गए। कन्हैया जेल में है, लेकिन पुलिस अभी तक उमर खालिद तक नहीं पहुंच पाई है। अब जानकारी ये मिल रही है कि उमर खालिद की तलाश में दिल्ली पुलिस की आतंक निरोधी शाखा और स्पेशल सेल भी लग गई है। खालिद के लिए कई शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। सवाल यह है कि खालिद के बाकी साथी कहां हैं? डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन यानी डीएसयू से जुड़ा उमर खालिद 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर हुए कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस कार्यक्रम के आयोजन में उमर खालिद का साथ देने वालों में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली बनो ज्योत्सना लाहिरी का नाम भी है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बनो ज्योत्सना ने ही उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा और एजेंडा तय किया था, जिसमें अफजल गुरु की फांसी का विरोध और कश्मीर मुख्य विषय थे। जेएनयू के ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में रहने वाला अनिर्बन हिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है। 9 फरवरी के कार्यक्रम के लिए पोस्टर और बैनर तैयार करने और उन्हें बांटने की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। कार्यक्रम के आयोजन की इजाजत मांगने वालों में उसका नाम भी है।
रियाजुल हक ने 9 फरवरी के कार्यक्रम के लिए लोगों की भीड़ जुटाने का काम किया, यानी वो भी उस कार्यक्रम की आयोजक मंडली का सदस्य था। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक रियाजुल हक की पत्नी रुबीना सैफ भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। रुबीना जेएनयू से एमफिल कर रही हैं। इनके अलावा जेएनयू के गंगा हॉस्टल में रहने वाली डीएसयू की सदस्य कोमल भारत मोहिते का नाम भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति मांगने वालों में था। इस कार्यक्रम के पोस्टर में भी कोमल का नाम शामिल था। डीएसयू से जुड़े इन 6 छात्रों में 2 उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य के नाम पुलिस की एफआईआर में भी हैं। इनके अलावा पुलिस के मुताबिक 3 और छात्र आशुतोष कुमार, राम नागा और अनंत प्रकाश भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे जिसमें देश विरोधी नारे लगे। लेकिन उस घटना के 10 दिन बाद तक पुलिस इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाई है। बाकी लोगों का कहां भगा दिया, कहां छुपे हुए हैं, पुलिस उसकी तलाश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को पुलिस पकड़ के लाएंगे। यानी वो सभी लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन पर खुद पुलिस ने देश विरोधी कार्यक्रम में शामिल होने का शक जताया है।